नमस्ते छात्रों, स्वागत है आप सबका हमारे WB बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिस्ट्री के इस खास सीरीज में। पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को बहुत ही आसान तरीके से समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम उसी चैप्टर 1 से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का क्लास और एक एक क्वेश्चन को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। Question number 3. धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों, जिसमें एनफील्ड राइफल कारतूसों की अफवाह भी शामिल है, ने सिपाहियों में असंतोष की चिंगारी कैसे भड़काई? Answer. अब चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो बच्चों, जब कोई बात हमारे धर्म या हमारी संस्कृति पर आती है ना, तो वो हमें बहुत अंदर तक चोट पहुंचाती है। अंग्रेज ये बात समझ नहीं पाए या शायद जानबूझकर समझना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि उसका नतीजा एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया। सबसे पहले बात करते हैं सांस्कृतिक भय की। हमारे भारत में तो सदियों से अलग अलग धर्म और संस्कृतियां साथ रहती आई हैं, लेकिन अंग्रेज जब आए तो उनके साथ ईसाई मिशनरी भी आए। ये मिशनरी हमारे धर्मों की आलोचना करते थे, कहते थे कि हमारा धर्म अच्छा नहीं है और लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कई जगहों पर स्कूलों और अस्पतालों में भी धर्म परिवर्तन की बातें होती थीं। इसके अलावा अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा को बंद करना या विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। देखो बच्चों, आज के जमाने में हमें ये सुधार बहुत अच्छे लगते हैं, सही भी हैं, लेकिन उस समय समाज का एक बड़ा हिस्सा, खासकर रूढ़िवादी कंजर्वेटिव लोग, इसे अपने धर्म में सीधा हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस इन रिलीजन मानते थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज जानबूझकर हमारी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को बदल रहे हैं, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ये सब बातें लोगों के मन में डर पैदा कर रही थीं। और फिर आता है वो कारण जिसने आग में पेट्रोल छिड़कने का काम किया, एनफील्ड राइफल कारतूसों का विवाद। ये तो बिल्कुल ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे बारूद को उड़ा दिया। पृष्ठभूमि देखो बच्चों, ब्रिटिश सेना में ना एक नई बंदूक आई थी जिसका नाम था एनफील्ड P53 राइफल। ये पहले वाली बंदूकों से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन इसके साथ एक बड़ी दिक्कत थी। माइनस इसके जो कारतूस होते थे ना, उन्हें बंदूक में डालने से पहले उनके ऊपर लगी चिकनी परत, ग्रीस्ड पेपर को दांतों से खींचना, बाइट ऑफ पड़ता था। अफवाह। और बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी। एक अफवाह फैली, जंगल की आग की तरह फैली, कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी, फैट ग्रीज लगी हुई है। अब तुम लोग सोचो, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, उसकी चर्बी को मुंह लगाना मतलब धर्म भ्रष्ट करना। और मुसलमान धर्म में सूअर को अपवित्र माना जाता है, उसकी चर्बी को छूना या मुंह लगाना मतलब धर्म भ्रष्ट करना। प्रभाव। अब सिपाहियों को लगा, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट, डिफाइल द रिलीजन करना चाहते हैं। ये उनके लिए असहनीय, इनटॉलरेबल धार्मिक अपमान था। इतने सालों से जो गुस्सा, जो असंतोष उनके मन में दबा हुआ था, माइनस कम वेतन का, भेदभाव का, विदेश जाने का, माइनस उस सब पर इस चर्बी वाले कारतूस की अफवाह ने जैसे धार्मिक चोट पहुंचाई। और बस ये गुस्सा सैन्य विद्रोह में बदल गया। मंगल पांडे की घटना इसी का नतीजा थी। तो देखा बच्चों, कैसे धर्म और संस्कृति से खिलवाड़ ने सिपाहियों के अंदर के गुस्से को इतना भड़का दिया कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। ये सिर्फ एक बंदूक की बात नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान, उनके विश्वास और उनके धर्म पर हमला था। तो सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है कि धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप के डर ने 1857 के विद्रोह को भड़काया। ईसाई मिशनरियों का धर्म परिवर्तन का प्रयास और सामाजिक सुधारों को धर्म में हस्तक्षेप मानना एक कारण था, लेकिन सबसे बड़ी चिंगारी एनफील्ड राइफल के कारतूसों की अफवाह थी, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी होने की बात फैली। इसने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों दोनों को ये सोचने पर मजबूर किया कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, जिससे वे विद्रोह पर उतर आए। क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह के सैन्य कारणों का विश्लेषण कीजिए, जिसमें बंगाल सेना में भेदभाव और असमान व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया हो। Answer. अब चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने पिछली बार सुना कि कैसे धार्मिक कारणों ने आग लगाई, लेकिन क्या सिर्फ वही एक कारण था? नहीं। असल में भारतीय सेना के अंदर भी अंग्रेजों ने बहुत भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और असमान व्यवहार, अनइक्वल ट्रीटमेंट किया था, जिसने सिपाहियों के मन में बहुत गहरा असंतोष, डिस्कंटेंट भर दिया था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे एक ही टीम में 2 खिलाड़ी हों, लेकिन एक को सारे फायदे मिले और दूसरे को कुछ ना मिले, चाहे वो कितना भी अच्छा खेले। सबसे पहले बात करते हैं वेतन और पदोन्नति में भेदभाव की। वेतन, सैलरी। सोचो, एक भारतीय सिपाही और एक ब्रिटिश सिपाही दोनों एक ही रैंक पर हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही खतरा उठा रहे हैं,
लेकिन भारतीय सिपाही को ब्रिटिश सिपाही की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता था। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? इतनी मेहनत करने के बाद भी भारतीय सैनिकों को हमेशा नीचा ही दिखाया जाता था। पदोन्नति, प्रमोशन, वेतन की तो बात छोड़ो, पदोन्नति, प्रमोशन में तो और भी ज़्यादा भेदभाव था। एक भारतीय सिपाही कितनी भी बहादुरी दिखाए, कितना भी अच्छा प्रदर्शन करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार के पद तक ही पहुंच सकता था। इससे ऊपर के सारे बड़े पद जैसे कैप्टन, मेजर, कर्नल, जनरल, माइनस, ये सब सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों के लिए थे। क्या ये नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? भारतीय सैनिकों को लगता था कि उनकी योग्यता और निष्ठा, लॉयल्टी को कुचला जा रहा है, उन्हें कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे स्कूल में सिर्फ गोरे बच्चों को मॉनिटर बनने का मौका मिले, चाहे देसी बच्चा कितना भी होशियार हो। कम होते भत्ते और नए कठोर कानून। कम होते भत्ते, अलावेंसेस। अरे भाई, ये तो वेतन और प्रमोशन की बात थी। ऊपर से अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों के भत्ते, अलावेंसेस भी कम कर दिए। जब अवध और पंजाब जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो भारतीय सिपाहियों को मिलने वाले विदेशी सेवा भत्ते, फॉरेन सर्विस अलावेंसेस, बंद कर दिए गए। पहले उन्हें लगता था कि ये विदेशी इलाका है, अब तो हमारा ही राज है, तो भत्ता क्यों दें। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, ये एक और बड़ा झटका था। 1856 में अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया जिसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस कानून के तहत भारतीय सैनिकों को ये वचन देना पड़ता था कि वे जरूरत पड़ने पर समुद्र पार, ओवरसीज भी लड़ने जाएंगे। अब सुनो बच्चों, उस समय भारतीय समाज में, खासकर हिंदुओं में, समुद्र पार यात्रा को धर्म के खिलाफ माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि समुद्र पार करने से व्यक्ति अपना धर्म भ्रष्ट कर लेता है। अब सोचो, सिपाहियों के लिए ये कितना मुश्किल था। एक तरफ अपनी नौकरी, दूसरी तरफ अपना धर्म। ये उनके धार्मिक विश्वास पर सीधा हमला था। इन सभी कारणों ने भारतीय सिपाहियों के मन में गहरी निराशा और गुस्सा भर दिया। उन्हें लगने लगा कि वे ब्रिटिश राज के लिए केवल उपकरण, टूल्स हैं, जिनकी जान की, सम्मान की या धार्मिक हितों की कोई परवाह नहीं की जाती। यही असंतोष जब चर्बी वाले कारतूस की अफवाह के साथ मिला तो एक भयानक सैन्य विद्रोह में बदल गया जिसने पूरे देश को हिला दिया। तो सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है कि 1857 के सैन्य कारणों में भारतीय सिपाहियों के साथ ब्रिटिशों द्वारा किया गया भेदभाव प्रमुख था। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से कम वेतन मिलता था, उच्च पदों पर पदोन्नति नहीं मिलती थी, अधिकतम सूबेदार तक। साथ ही अवध और पंजाब के विलय के बाद भत्ते कम हो गए और 1856 के जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ने उन्हें समुद्र पार लड़ने को मजबूर किया, जिसे वे धार्मिक रूप से गलत मानते थे। इन सभी बातों ने सिपाहियों में गहरा असंतोष पैदा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, मंगल पांडे कौन था और बैरकपुर में 1857 के विद्रोह की घटनाओं को शुरू करने में उसकी क्या भूमिका थी? Answer. अब चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बच्चों, हर बड़ी कहानी में कोई ना कोई ऐसा हीरो या ऐसा इंसान होता है जो सबसे पहले आवाज उठाता है, जो चिंगारी बनता है। 1857 के विद्रोह की कहानी में वो चिंगारी थे मंगल पांडे। उनका नाम सुनते ही हमें वो जोश, वो बहादुरी याद आती है। कौन थे मंगल पांडे? मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI नाम की एक बटालियन के सिपाही थे। और उनकी तैनाती कहाँ थी? बंगाल के बैरकपुर में। ये जगह आज भी उनके नाम से जानी जाती है। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, बल्कि उस समय के असंतोष और गुस्से का प्रतीक थे। उनकी भूमिका क्या थी? देखो बच्चों, जब चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह फैली और सिपाहियों को लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, तो हर कोई परेशान था। लेकिन मंगल पांडे ने सिर्फ परेशान होकर बैठने के बजाय कुछ करने का फैसला किया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वे उन चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथियों को भी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए कहा। जब ब्रिटिश अधिकारी, उनके एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन उन्हें रोकने आए तो मंगल पांडे ने उन पर गोली चला दी। सोचो बच्चों, एक अकेला सिपाही पूरी ब्रिटिश फौज के सामने उनके अधिकारियों पर गोली चला रहा है। ये सिर्फ एक गोली नहीं थी, ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक खुली बगावत, ओपन रिबेलियन थी। ये एक अकेले सिपाही की हिम्मत थी जो अपने धर्म और अपने सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। परिणाम और महत्व। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर कोर्ट मार्शल चला। बहुत जल्दी ही 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। भले ही मंगल पांडे की ये कार्यवाही एक अकेली घटना थी, आइसोलेटेड एक्ट, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ। उनकी बहादुरी और शहादत ने बाकी भारतीय सिपाहियों को बहुत प्रेरित किया। ये बैरकपुर की घटना ही थी जिसने आग को और फैलाया, और फिर 10 मई को मेरठ में जो व्यापक विद्रोह भड़का, उसका रास्ता मंगल पांडे ने ही साफ किया था। वे भारत के पहले शहीद और विद्रोह की पहली चिंगारी बन गए। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है।
तो सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यह है कि मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे जिन्होंने बैरकपुर में 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी जलाई। 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार करते हुए उन्होंने अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी इस साहसी कार्यवाही ने बाकी सिपाहियों को प्रेरित किया और मेरठ में व्यापक विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हमने चैप्टर 1 के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स को बहुत ही आसान भाषा में समझ लिया। अब आपको इन टॉपिक्स से जुड़ा हर सवाल आराम से आना चाहिए। अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में हम इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और एग्जाम टारगेटेड वीडियो के लिए अजीत सर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।